14th July 1789, The French Revolution। ये दिन फ्रेंच के उन मनहूस दिनों में से है जिसके बारे में सोचकर भी लोगों की रूह कांप जाती है। फ्रेंच के राजा लुईस 16 अपने सैनिकों को आदेश देते हैं, सैनिकों जाओ और जाके लोगों को दिखा दो कि राजा के खिलाफ बगावत करने का अंजाम क्या होता है। रास्ते में जो भी दिखे, बच्चा, बूढ़ा, औरत, आदमी, सबको खून के रंग से रंग दो। लेकिन जैसे ही ये खबर लोगों तक पहुंचती है, लोग राजभवन पे ही धावा बोल देते हैं। वो बिल्डिंग जो राजा की ताकत दर्शाती थी, द बास्टर, लोग वहां के कमांडर को बहुत ही बेरहमी के साथ मार देते हैं। सारे के सारे 7 अपराधियों को रिहा कर देते हैं और लोग द बास्टर के एक एक ईंट को विद्रोह की निशानी के तौर पे अपने घर ले आते हैं। लेकिन यार, आखिरकार ये रिवॉल्यूशन हुआ क्यों? और आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि राजा लुईस 16 ने अपने ही सैनिकों को अपने ही प्रजा के खिलाफ लड़ने का आदेश दे दिया? तो इस चैप्टर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन में हम जानेंगे कि आखिरकार ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ क्यों, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद राजा का क्या हुआ, और क्या फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद लोगों की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। फ्रेंच रिवॉल्यूशन का जो सबसे बड़ा कारण था, जो सबसे बड़ा रीज़न था, वो ये था कि फ्रेंच की सोसाइटी 3 पार्ट में बटी थी और ये तीनों पार्ट एकदम ही अनइक्वल थे। जो सबसे पहला पार्ट था, जिसको हम सबसे पहला स्टेट भी कहते हैं, ये थे क्लर्जीमैन्स, मतलब वो लोग जो किसी तरीके से चर्च से जुड़े थे, जैसे कि चर्च के फादर हो गए। जो दूसरा स्टेट था, उसमें आते थे किंग और उसकी फैमिली, मतलब राजा और उसका पूरा का पूरा खानदान, जिसमें 300 से 400 लोग आते थे। और जो तीसरा स्टेट था, उसमें बाकी पूरी की पूरी प्रजा आती थी, चाहे वो कोई बिजनेसमैन हो, चाहे वो रूल मेकर्स हो, चाहे वो आर्टिस्ट हो, चाहे वो इंजीनियर्स हो, वो डॉक्टर्स हो, या फिर हो किसान। ये जो तीनों के तीनों स्टेट थे, इनके बीच में इक्वालिटी, फ्रीडम और रिसोर्सेज इन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में थी। यही वो कारण था कि जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है वो फाइनली 1789 में होता है। जैसे कि ये जो फ्रांस में थर्ड स्टेट के लोग थे, ये 98% से भी ज़्यादा थे, लेकिन इनके पास पूरे देश में ज़मीन केवल और केवल 50% ही थी। न सिर्फ फ्रांस में अनइक्वल ज़मीन का डिस्ट्रीब्यूशन था, बल्कि टैक्स भी केवल और केवल थर्ड स्टेट वालों को ही देना पड़ता था। और सबसे अजीब बात ये थी कि थर्ड स्टेट के लोगों को, मतलब पूरी की पूरी जनता को, केवल राजा को टैक्स नहीं देना पड़ता था, बल्कि टैक्स वहाँ की चर्च भी लिया करती थी, जिनको टैथस कहा जाता था। और वो टैक्स जो राजा लिया करता था, वो 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3 तरीके का होता था। सबसे पहले तो वो टेल लेता था, जिसको आप तेल कह सकते हो, जिससे आपको याद रहे कि राजा गरीबों का तेल निचोड़ देता था टैक्स लेने के लिए। जो दूसरा टैक्स लेता था, वो लेता था फ्यूडल ड्यूज, और जो तीसरा टैक्स लेता था, वो इनडायरेक्ट टैक्स रहता था, मतलब टोबैको और सॉल्ट जैसी चीज़ों पे जो राजा था वो पहले से टैक्स लगा देता था, जिससे जब भी लोग उसे परचेज करते थे तो उन्हें एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते थे। बेशक फ्रेंच रिवॉल्यूशन से पहले भी थर्ड स्टेट के लोगों ने कई बार अपनी आवाज़ उठाने की कोशिश की, लेकिन हर बार की तरह गरीबों की आवाज़ दबा दी जाती थी, चाहे वो पैसे के दम पे हो या फिर आर्मी के दम पे। लेकिन जैसे जैसे थर्ड स्टेट के लोग और ज़्यादा एजुकेट हो रहे थे और ज़्यादा एडवांस हो रहे थे, उन्हें ये एहसास हो रहा था कि अब ज़रूरत है तो ये तीनों के तीनों स्टेट में अनइक्वल अमाउंट की रिसोर्स की डिस्ट्रीब्यूशन को ख़त्म करने की। और तो और बहुत सारे फिलोसोफर जैसे जैस्क्यू रोस्यू और जॉन लॉकी का ये भी मानना था कि राजा को भगवान ने कोई स्पेशल पावर दे के नहीं भेजा है, उसे भी उतनी ही पावर मिलनी चाहिए जितनी हम सब के पास है। और असलियत में राजा वो नहीं होना चाहिए जिसका जन्म शाही खानदान में हुआ हो, बल्कि वो होना चाहिए जो सोशल पीपल हो, जो लोगों की सुनता हो और लोगों की बातें मानता हो। खैर 1774 में जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था, उस समय फ्रेंच के राजा लुईस 16 थे। खैर लुईस 16 की शादी ऑस्ट्रिया के प्रिंसेस मैरी एंटोनी के साथ हुई थी, जो एक बहुत ही सुंदर, सुशील और संस्कारी किस्म की लड़की थी। जैसे ही मैरी एंटोनी की शादी लुईस 16 के साथ होती है, वो लुईस 16 के साथ मिलके अपने आसपास की 13 कॉलोनीज पे, जहाँ पे ब्रिटिश कब्जा कर लिए थे, उन्हें आज़ाद करवाती हैं। लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा आता है। पहले से ही फ्रेंच के ऊपर 2 बिलियन लीव्स का लोन था और अब
वॉर की वजह से ये लोन 1 बिलियन लीव्स और ज़्यादा बढ़ गया था। और तो और अब जो लोन देने वाले लोग थे उन्होंने भी लोन का इंटरेस्ट रेट बढ़ा के 10% कर दिया था। फ्रांस के ऊपर ऑलरेडी लोन 3 बिलियन लीव्स हो चुका था, लेकिन ये लोन और ज़्यादा बढ़ते जा रहा था क्योंकि फ्रांस के जो राजा थे वो बहुत ज़्यादा लग्जूरियस लाइफ परस्यू करते थे। उनका महल बहुत ज़्यादा आलीशान था जिसकी मेंटेनेंस में ही बहुत सारा पैसा खर्च होता था। और तो और सारे के सारे राजा के ऑफिसर्स को पेमेंट भी देनी होती थी और आर्मी के मेंटेनेंस में भी बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता था, जिसकी वजह से फ्रांस में पैसे की बहुत ज़्यादा कमी होने लगी और राजा ने सॉल्यूशन निकाला कि अब टैक्स और ज़्यादा बढ़ाया जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि राजा अकेले अपने मन से टैक्स नहीं बढ़ा सकता था, उसे स्टेट जनरल मीटिंग बुलानी पड़ती थी जिसमें तीनों के तीनों स्टेट के लोग अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेजते थे और वो फिर डिसीजन लेते थे कि क्या फैसला लिया जाएगा। आखिरी बार ये मीटिंग 1614 में बुलाई गई थी और राजा लुइस 16 ने दोबारा ये मीटिंग 5 मई 1789 पे बुलाई, जहाँ पे पहले स्टेट से मतलब क्लर्जीमैन से 300 लोग आए थे, दूसरे स्टेट मतलब राजा और उसके खानदान से 300 लोग आए थे और थर्ड स्टेट मतलब पूरी की पूरी प्रजा से 600 लोग एज अ रिप्रेजेंटेटिव आए थे। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि यहाँ पे हर एक इंसान का एक एक वोट नहीं था, बल्कि पहले स्टेट के पास केवल और केवल एक वोट था, दूसरे स्टेट के पास केवल और केवल एक वोट था और तीसरे स्टेट के लोगों के पास केवल और केवल एक वोट ही देने का अधिकार था। तो बेशक हर बार जो पहला स्टेट और दूसरा स्टेट चाहता है वही चीज़ तीसरे स्टेट के लोगों के ऊपर इन्फोर्स कर दी जाती थी और तीसरे स्टेट के लोगों को हमेशा दबा दिया जाता था। ये अनइक्वल वोट्स को लेके थर्ड स्टेट के लोग दोबारा विद्रोह करते हैं, लेकिन इस बार भी फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के द्वारा उनकी बात नहीं सुनी जाती है। लेकिन इस बार थर्ड स्टेट के लोग वहाँ से गुस्से में बिना वोट दिए बाहर निकल जाते हैं और वो सब के सब 28 जून 1789 को एक इंडोर टेनिस कोर्ट में इकट्ठे होते हैं और अपने आप को नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर देते हैं। और वो सब के सब ये फैसला लेते हैं कि हम अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन, अपने खुद के लॉज बनाएंगे और इस टेनिस कोर्ट से तब तक बाहर नहीं निकलेंगे जब तक हमारे पास हमारा खुद का कॉन्स्टिट्यूशन ना हो। इस कॉन्स्टिट्यूशन के जो सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर्स थे वो ये थे कि जो फर्स्ट स्टेट के लोग थे मतलब क्लर्जीमैन्स, उन्हें टैक्स लेने का अधिकार छीन लिया गया था। और तो और चर्च ने जितनी भी ज़मीन ऑक्यूपाई कर रखी थी चर्च के अलावा आने वाली जगहों पर, उसे भी चर्च से छीन लिया गया था। और तो और राजा की पावर को 3 पार्ट में तोड़ दिया गया था, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी, जहाँ पे लॉ बनाने का हक केवल और केवल नेशनल असेंबली के लोगों को ही था। राजा का काम था केवल उन सारी चीज़ों को ऊपर से देखना जैसे हमारे यहाँ प्रेसिडेंट का काम है, और जुडिशियरी का काम था सारे के सारे लॉज को इम्प्लीमेंट करवाना और जो भी इन लॉज को फॉलो नहीं करता है उनको सज़ा देना। लेकिन क्या राजा लुइस 16 इस कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट करता है, ये जानेंगे हम अगले पार्ट में। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं दूसरे पार्ट के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।